हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी वर्मा वेलकम करता हूं आप सभी का मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्रीगंगानगर में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था फ्री कंसेंट का। उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज के सेशन में उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ डिस्कशन आपके सामने रख रहा हूँ इसी चैप्टर का। जिन बच्चों ने इससे फर्स्ट वीडियो नहीं देखी फ्री कंसेंट की, वो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये एलएलबी में, जुडिशरी में, यूजीसी नेट में हर जगह बहुत ही काम का चैप्टर है। और अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो आईपीसीसी के स्टूडेंट्स हैं या फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, सीए फाउंडेशन के, सीएस फाउंडेशन के, तो उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं सेक्शन 10 की, तो सेक्शन 10 जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कौन कौन से एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है? तो सेक्शन 10 ये कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हर उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे अगर उसको करने वाले लोगों की, यानी कि जो पार्टीज़ हैं उनकी फ्री कंसेंट है और वो कॉम्पिटेंट है। उसके अलावा भी लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, नॉट एक्सप्रेसली वॉइड है, बहुत सारे एलिमेंट्स आपके सेक्शन 10 जो है वो कवर करता है। उसी में से हमने एक फ्री कंसेंट स्टार्ट किया है। तो सेक्शन 14 जो है वो ये डिस्क्लोज करता है कि इफ़ देयर इज़ नो कोर्शन बिटवीन द पार्टीज, देयर इज़ नो अनड्यू इन्फ्लुएंस बिटवीन द पार्टीज, there is no fraud, no misrepresentation between the parties, there is no mistake between the parties, the contract is said to be free consent, having free consent। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर अपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने कोई डराया धमकाया नहीं है, हमने कोई अपने इन्फ्लुएंस का फ़ायदा नहीं उठाया, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, हमारे यहाँ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन का भी मैटर नहीं है और किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि कंसेंट फ्री है। तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसके अकॉर्डिंग हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक व्हाट इज़ कंसेंट और दूसरा व्हेन कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। तो व्हाट इज़ कंसेंट के अंदर हमने कंसेंसस एड आइडम, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, इसका क्या मतलब है, ये इसके लिए आपको इससे फर्स्ट पहली वीडियो जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। आज हम बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, कोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने डिस्कस कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो देखिएगा बच्चों, सेक्शन 17 जो है वो कपट यानी कि फ्रॉड को डिफाइन कर रहा है। डिफाइन इन द सेंस कि कब जो है वो किसी बात को हम फ्रॉड मानेंगे और अगर फ्रॉड होता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा एग्रीव्ड पार्टी पर। तो सेक्शन 17 देखिए क्या कह रहा है। सेक्शन 17 की लैंग्वेज आप बेयर एक्ट में पढ़िएगा और उसको पढ़ने के बाद में आपको चार बातें समझ आएंगी। ये चार बातें देखिए क्या है। पहली बात प्रॉमिस, दूसरी बात एडवाइस, तीसरी बात सेक्शन 17 में आपको चार बातें समझनी है। एक तो ये कि कोई इंटेंशनली यानी कि नोविंगली फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, फॉल्स एडवाइस दे रहा है, और ऐसा कोई भी एक्ट जिसे डिसीटफुल माना गया है, जिसे धोखा माना गया है। तो समझिएगा, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। चार बातें मैंने आपको बताई है। तो पहले हम फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स पे डिस्कशन करें। भाई आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस पर्पज से कि उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जानबूझकर, नोविंगली, वॉलंटियरली, इंटेंशनली
जैसे आईपीसी के अंदर अपन मेंसरिया पढ़ते हैं ना, बस उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिएगा एक इंटेंशनली वर्ड आ रहा है, नोइंगली, यानी कि आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप नोइंगली किसी के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं ऑन टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट, भाई मेरे को पता है कि मैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक गाय है और मुझे उसे सेल करनी है। अब मुझे पता है कि ये गाय बीमार है, मुझे पता है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ जिसने ख़रीदनी है वो झूठ है, मैं एक फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा हूँ, या मुझे पता है कि ये गाय मेरी है ही नहीं फिर भी मैं उसको बेचने की बात कर रहा हूँ, एक फॉल्स प्रॉमिस क्रिएट कर रहा हूँ। या मैं मान लीजिए किसी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को एक एडवाइस दे रहा हूँ जिसकी बेस पे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और मुझे पता है कि ये प्रॉमिस, ये स्टेटमेंट, ये एडवाइस फॉल्स है, तो इस बेस पे अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता हूँ देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड। और अगर ऐसा कोई एक्ट करता हूँ जिसको किसी कानून के अंदर डिसीट माना गया है, जैसे मान लीजिए आपके घर कोई आ जाए कहते साहब पैसे दुगने करवा लो, तो ये जो चीज़ें हैं अगर इनको डिसीटफुल माना गया है, धोखा माना गया है, तो वो सारी की सारी बातें आपके यहाँ पे, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं और किसी कहीं पे किसी लॉ के अंदर उसको डिसीट माना गया है तो वो सारी की सारी बातें आपकी फ्रॉड में आ जाएंगी। तो समझिएगा बच्चों इस बात को, दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप कोई फॉल्सफुली प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं, कोई आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई आप फॉल्स एडवाइस क्रिएट कर रहे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रॉमिस और एडवाइस और स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। इफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज मेड देन दिस विल बी कॉज्ड बाय फ्रॉड। तो ये आपका एक फ्रॉड का मामला होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कोई प्रॉमिस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये प्रॉमिस सही है, मैं कर सकता हूँ, बट लेटर ऑन इट बिकम्स इम्पॉसिबल, या लेटर ऑन आई कांट। पर जब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ उस वक्त मेरे को लगता है कि मैं इस प्रॉमिस को फॉलो कर सकता हूँ, मैं इस प्रॉमिस को कंप्लीट कर सकता हूँ। जब मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ उस वक्त मुझे ये लगता है कि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ दैट इज़ करेक्ट। जब मैं आपको कोई एडवाइस दे रहा हूँ उस वक्त मुझे पता है कि एडवाइस सही है, पर बाद में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई, या मान लीजिए सर्कमस्टांसेस पहले थी बट मुझे नहीं पता था। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्लैक कलर का अम्ब्रेला है, छाता काले रंग का, और मेरे पास भी एक ब्लैक कलर का अम्ब्रेला है। मान लीजिए दोनों हमने यहाँ टेबल पे रखे हुए हैं। अब एक मिस्टर एक्स आता है कि तो भाई साहब मैंने आपको अम्ब्रेला खरीदना है, तो मैं क्या करता हूँ वो जो दूसरा अम्ब्रेला जो मेरा नहीं है वो उठा कर उस भाई को दे रहा हूँ। मैं कहा भाई साहब ये ले जाओ, इतने का है। तो मैं उसको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इतने में बेच दूंगा। अरे यार वो अम्ब्रेला तो मेरा है ही नहीं। तो बताओ यहाँ पे मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूँ या ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये मेरा है, मुझे पता है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ मैं आपको। अब अगर मान लीजिए दो यहाँ अम्ब्रेले पड़े हैं, दोनों ही सेम कलर के हैं। अब वन ऑफ देम मुझे ये लगता है कि यार ये मेरा है, और कोई पर्सन आता है और मैं उसके साथ प्रॉमिस कर लेता हूँ कि हाँ भाई साहब मैं आपको इतने में सेल कर दूंगा। अब एक्चुअली में मैंने जो अम्ब्रेला उठाया है ना वो एक्चुअली में मेरा नहीं है, पर मेरे को लग रहा है कि वो मेरा है। तो बच्चों यहाँ पर फ्रॉड तो हुआ लेकिन वो अनइंटेंशनल हुआ। तो समझिएगा अगर हम इंटेंशनली ऐसा कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड फ्रॉड। और अगर अनइंटेंशनली जानबूझ के मैंने ऐसा नहीं किया तो दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 18। अब देख लीजिए दोबारा मैं आपको इस बात को समराइज कर रहा हूं। इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्रॉड। इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्रॉड और अनइंटेंशनल फ्रॉड इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। अब इंग्लिश वाले बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चे समझें कि फ्रॉड जो है वो जानबूझ के किया जाता है और मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो अनजाने में है। बस इतना ही फर्क है, बाकी वही स्टेटमेंट है, वही प्रॉमिस है, वही एडवाइस है। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जानबूझ के अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो वो क्या होएगा, फ्रॉड होएगा। और अगर अनजाने में आपसे कोई फ्रॉड हो जाए तो उससे हमारा कानून क्या मानेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन मानेगा। अब बच्चों
यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन दोनों में और क्या डिफरेंस है। तो अगर ये प्रूव हो जाए कि ये फ्रॉड का मामला है तो आपको रेस्टिट्यूशन तो है ही। जो प्रॉपर्टी आपने, जैसे मान लो कि मैंने झूठ बोल के अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो और पैसे ले लिए, तो वो पैसे तो मुझे देने ही पड़ेंगे, वो तो रेस्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे साथ के साथ कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा। और यहीं पे अगर ये मामला मिसरिप्रेजेंटेशन का है तो रेस्टिट्यूशन तो है, पैसे तो मैं वापस करूँगा, लेकिन यहाँ पर मुझे कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक मुझसे भूल भी हुई है, मिस्टेक भी हुई है। इसका मतलब मैंने इंटेंशनली कोई फ्रॉड नहीं किया। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है बच्चों, कई बार आप एक बार इस चार्ट को देखिएगा ध्यान से, सेक्शंस भी इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब देखिए एक स्टेटमेंट है हमारे पास, ए डिसीट विच डज नॉट डिसीव इज नॉट फ्रॉड। ए डिसीट विच डज नॉट डिसीव इज नो फ्रॉड। अपन इसी फ्रॉड की बात कर रहे हैं बच्चों। तो ऐसा धोखा, ए डिसीट विच डज नॉट डिसीव, ऐसा धोखा जिससे कोई धोखा नहीं हुआ, कभी भी अंडर सेक्शन 17 धोखा या फ्रॉड नहीं माना जाता। अब मतलब समझिए इसका मतलब समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। भाई मेरे पास एक घोड़ा है, मैं उस घोड़े को सेल करना चाहता हूँ। घोड़ा बीमार है और कहीं ना कहीं मुझे वो बर्डन लग रहा है, मैं बस उसको निकालना चाहता हूँ। वहीं पे मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वेटनरी डॉक्टर है, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कहा डॉक्टर साहब कैसे कैसे ये घोड़ा निकालना है। तो डॉक्टर जो है वो ये कहते हैं भाई एक काम करें, इसका एक सर्टिफिकेट बना के दे देता हूँ भाई ये घोड़ा जो है वो हेल्थी एंड साउंड है, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आप ये सर्टिफिकेट किसी को दिखा देना और वो आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं और ये घोड़ा आपका सेल भी हो जाएगा। मैंने कहा भाई आइडिया तो अच्छा है। तो मैंने डॉक्टर साहब को कुछ पे किया और उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट बना दिया। एक एग्जाम्पल है बच्चों, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता और करेगा भी क्यों। एक सिर्फ एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि कल को आप पूछ लो कि साहब उसके पास सर्टिफिकेट कहाँ से आया। तो एक सर्टिफिकेट उसको मिला जिसके अंदर ये डिक्लेयर था कि भाई ये घोड़ा जो है वो साउंड माइंड है और बिल्कुल हेल्थी है। उसने वो सर्टिफिकेट लिया और अपने अस्तबल में जहाँ पे घोड़े बनते हैं उसकी मेन गेट पे लगा दिया। अब मान लीजिए कि आप में से किसी को घोड़ा खरीदना है, आप मेरे पास आए, मैंने कहा भाई साहब अस्तबल में आप चले जाओ, वहाँ पे आप एक घोड़ा मेरा बंधा हुआ है, आप देख लीजिए, जो पसंद आ जाए तो ले लीजिए। एंड यू वेंट देयर। अनफॉर्चुनेटली कहो चाहे फॉर्चुनेटली कहो, आपने वो सर्टिफिकेट देखा ही नहीं। घोड़ा आपने देख लिया और घोड़ा आपको पसंद आ गया और घोड़ा आपने खरीद लिया, बात फाइनल होगी, चलो अच्छी बात है। अब क्या हुआ, जब घोड़ा आप घर लेके गए तो एक दो दिन बाद बीमार तो था ही वो, आपको पता लग गया। बाई चांस आप उसी डॉक्टर के पास ले गए जिसने मुझे वो सर्टिफिकेट दिया था और कहीं से उस परचेजर को ये बात पता चल गई कि ये तो घोड़ा बीमार है और उसके साथ फ्रॉड हो गया। वो वापस अस्तबल में भागा। जो सर्टिफिकेट मैंने वहां पे टांग रखा था, बाई चांस वो सर्टिफिकेट उसके हाथ लग गया। अब वो सर्टिफिकेट लेके ये भाई कोर्ट में गया और कोर्ट के अंदर ये प्रूव करने की कोशिश की कि देखो साहब ये घोड़ा जो है इसमें सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है साउंड माइंड है, जबकि ये घोड़ा तो बीमार है और इन्होंने एक बीमार घोड़ा मुझे बेच के मेरे साथ फ्रॉड किया है। अब लाइन समझिएगा बच्चों, ए डिसीट विच डज नॉट डिसीव इज नो फ्रॉड। मतलब ये हुआ कि कोई फ्रॉड तब माना जाएगा जब आपने किसी बात पे विश्वास करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो कोर्ट में यहाँ पे जो फैक्ट सामने आए तो कोर्ट में उससे ये पूछा गया कि क्या इस सर्टिफिकेट के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि मैंने फ्रॉड किया है, नो डाउट, लेकिन क्या आपने इस घोड़े को ये सर्टिफिकेट देख के खरीदा था? कि साहब सर्टिफिकेट का तो मेरे को पता ही नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, भले ही घोड़ा बीमार था और आपने एक बीमार घोड़ा खरीद लिया, लेकिन क्या पार्टी ने, सेलर ने आपको ये कहा था भाई ये घोड़ा ठीक है, आप ये सर्टिफिकेट देख लो, और क्या आपने एक सर्टिफिकेट देख के घोड़ा खरीदा था?
तो सर्टिफिकेट की तो नॉलेज ही नहीं थी। इसका मतलब जो डिसीटफुल मैनर था पार्टी का, उसकी नॉलेज तो आपको थी नहीं। तो जब आपने किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ए डिसीट विच डज नॉट डिसीव इज नो फ्रॉड। इसी तरह से बहुत सारे मामले हैं हमारे पास, कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे मामले आपको मिल जाएंगे। स्मिथ का एक मामला आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, पीक वर्सेस गर्नी का आपको मामला मिल जाएगा, बहुत सारे केसेज हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का मैंने प्रोस्पेक्टस खरीदा, अब उस कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मैंने देखा कि उस कंपनी ने तो बहुत झूठ लिखा हुआ है, बहुत ही फॉल्स स्टेटमेंट उसमें दिए हुए हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ये शेयर्स खरीदता हूँ तो सीधा मामला फ्रॉड का है। पर मैंने नहीं खरीदे उस कंपनी के शेयर्स, प्रोस्पेक्टस मेरे पास था पर फिर भी मैंने उस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे। अब वही उसी कंपनी के शेयर्स मैं अपने किसी दोस्त से खरीद लेता हूँ और बाद में मेरा लॉस हो जाता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या भाई कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है? क्योंकि एक्चुअली में मुझे पता है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि कंपनी का ये स्टेटमेंट जो है उसमें फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, जो प्रोस्पेक्टस है उसमें फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन क्या उसके बिहाफ पे मैंने शेयर्स खरीदे थे? क्या मैंने तो शेयर्स ओपन मार्केट में अपने दोस्त से खरीदे। तो इसीलिए बच्चों ये कहा जाता है कि अगर आपको फ्रॉड प्रूव करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उस स्टेटमेंट, उस प्रॉमिस, उस एडवाइस के बिहाफ पे ही आपने कांटेक्ट किया था। अगर ऐसा प्रॉमिस, ऐसी एडवाइस, ऐसा स्टेटमेंट आपको नहीं मिलता तो आप कभी कांटेक्ट नहीं करते। अब भला ही ऐसा प्रॉमिस है, भला ही ऐसा स्टेटमेंट है, भला ही ऐसी एडवाइस है, पर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये नहीं माना जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ। अब इसी फ्रॉड के चैप्टर में बच्चों एक छोटा सा पॉइंट हमारा कई बार और पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड, कि कब चुप रहना फ्रॉड होता है। तो समझिएगा इस बात को भी। आज अगर मान लीजिए आप मेरा मकान खरीदना चाहते हैं, तो उस मकान को मैंने कहीं मॉर्गेज किया हुआ है क्या? मैंने उस मकान के ब्याह पे किसी से पैसे लिए हुए हैं क्या? उस मकान, उस प्रॉपर्टी पे कोई बर्डन है क्या? या उस मकान की कोई कन्वर्जन फीस है वो ड्यू है क्या? या मैंने पे कर दी सारी? या कोई पानी बिजली के बिल जो है इनकी कोई पेमेंट ड्यू है क्या? आप कितना कितना पता लगा सकते हो, क्या क्या पता लगा सकते हो? कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ मुझे ही पता होंगी। अब मुझसे मेरा घोड़ा खरीदने जा रहे हो, अब वो घोड़ा चल के तो बताएगा नहीं कि मैं बीमार हूँ या ठीक हूँ, आप मुझसे पूछोगे तो मैं ही बताऊँगा। देन वेयर देयर इज ए ड्यूटी टू स्पीक, जब आपकी ड्यूटी है बोल के बताना एंड यू रिमेन साइलेंट, इट मीन्स यू आर मेकिंग ए फ्रॉड। समझिएगा, व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। जब बोलना आपका कर्तव्य है तब ये माना जाएगा कि अगर आप चुप रहे हो तो ये भी फ्रॉड है। लेकिन बच्चों, जहाँ पे बोलना मेरी ड्यूटी नहीं है, भैया आप कोई कंपनी की चीज़ खरीद रहे हो, भैया देख लो अच्छे से, ब्राउज़र है इसका, आप आराम से देख लो, पम्पलेट साथ में है, आप आराम से देख लो, मैं वहाँ चुप रहता हूँ, वही कंपनी की चीज़ है। तो कल को कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने फ्रॉड किया है, क्योंकि वहाँ पे बोलना मेरी ड्यूटी नहीं है। मैंने एक मकान सेल किया, उस मकान में 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, कितने कमरे हैं, मैंने तो सिर्फ एरिया बताया है और ये बताया कि मकान जो है वो बिल्ट है, बना हुआ है। अब उस मकान के किसी रूम में फ़ैन लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, एसी लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। अगर मैं मान लो झूठ भी बोल देता हूँ तो क्या आप यहाँ पे पता नहीं लगा सकते थे भाई एक्चुअली में कितने रूम्स हैं, कितने फैंस हैं, कितने कूलर्स लगे हैं, कितने एसी लगे हुए हैं, क्या फर्नीचर है? लगा सकते थे ना पता, पर आपने नहीं लगाया। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जहाँ पे पार्टी की ड्यूटी है बोलना, वहाँ पे अगर वो चुप रहता है देन साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड, अदरवाइज देयर इज़ नो फ्रॉड। तो ये आप समझिएगा, हमने फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की बात की। तो बस मिस रिप्रेजेंटेशन को अपने को अलग से नहीं समझना, हमें फ्रॉड को अच्छे से समझना है। और फ्रॉड अगर अनइंटेंशनल हो तो दैट विल बी केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में अगर आपके पैसे लगे हुए हैं तो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पे उसने वो चीज़ इंटेंशनल नहीं की। अब हम बात करते हैं बच्चों मिस्टेक की। तो मिस्टेक के लिए हमें एक अलग से फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। तो अब अपन मिस्टेक का फ्लो चार्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं मिस्टेक की।
तो देखिएगा, जब भी आपसे कोई मिस्टेक पे क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि मिस्टेक की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या और भी कोई लॉ, जितने भी हमारे सिविल या क्रिमिनल लॉ हैं, वहाँ पे मिस्टेक को डिफाइन नहीं किया गया। मिस्टेक का मतलब होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। समझिएगा मेरी बात को कि मिस्टेक की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मिस्टेक, देन यू विल हैव टू राइट मिस्टेक मीन्स मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। जनरल मीनिंग क्या हो सकता है मिस्टेक का? जनरल मीनिंग है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन। मतलब मेरे को ये लग रहा है कि ये एक्स है, लेकिन वो एक्स नहीं वाई है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक होगी रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज। मुझे लग रहा है कि वो ये घर सेल कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो वो दूसरा घर सेल कर रहा था। तो इसका मतलब मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो अब हम जब भी कोई डील करते हैं, समझिएगा, जब भी हम कोई डील करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 चीज़ें हो सकती हैं। क्या भाई? एक तो पार्टी, भाई जैसे आपने अगर मान लीजिए मुझे कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो एक आप और एक मैं, एक तो पार्टीज हो गया। दूसरा सब्जेक्ट मैटर, भाई हम सेल क्या कर रहे हैं। तीसरा कंडीशंस, वो कितने में सेल हुई है, कब सेल हुई है, वो सारी कंडीशंस में आ जाएगी। और फोर्थ, लॉ, जो हमारे बीच में डील हो रही है क्या वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है। तो ये 4 ही चीज़ें हो सकती है। अब अगर इन चारों के रिगार्डिंग, इन चारों में से किसी भी एक के रिगार्डिंग अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, देन इट इज़ कॉल्ड मिस्टेक। अब ये 4 चीज़ें हैं। इसमें जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था भाई लॉ क्या है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई मिस्टेक है, देन इट इज़ कॉल्ड मिस्टेक ऑफ लॉ। और पीछे जो चीज़ें हमारी बच गई, पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर, कंडीशंस, इनके रिगार्डिंग अगर कोई मिस्टेक है, देन इट इज़ कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसका मतलब एक्चुअल में मैं आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मैं आपसे खरीद रहा हूँ, पर वो प्रॉपर्टी मैं आपसे नहीं किसी और से खरीद रहा हूँ। आपको लग रहा है कि आप वो प्रॉपर्टी मुझे बेच रहे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं, आप किसी और को बेच रहे हैं। या आपसे जिसने बात की थी वो तो आपके पास पहुंचा नहीं, मैं आपके पास पहुंच गया और आपको लगता है कि आपने मुझसे ही बात की थी। तो यहाँ पर जो पार्टी है उसके आइडेंटिफिकेशन की मिस्टेक हो रही है। भाई आपके 2 प्लॉट हैं, आपने ये कहा जी कि मेरा जो पहला प्लॉट है वो मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे ये लगा कि मेरी तरफ से जो पहला प्लॉट है वो आप बेच रहे हैं, और जबकि आप ये आपका मतलब था कि आपकी तरफ से जो फर्स्ट प्लॉट है आप वो सेल कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है उसके रिगार्डिंग, तो चाहे सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग हो, चाहे पार्टीज़ के रिगार्डिंग हो, चाहे कंडीशंस के रिगार्डिंग हो, वहाँ अगर कोई मिस्टेक है देन इट इज़ कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और उसके बाद में बचता है हमारे पास लॉ। तो लॉ की अगर बात करें तो मिस्टेक ऑफ लॉ। अब आती है बात कि अगर आपके साथ मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है या मिस्टेक ऑफ लॉ का मामला है, तो रेमेडी कहाँ मिलेगी? क्योंकि कोर्शियन का मामला था, रेमेडी मिलेगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मामला था, प्रूव होगी, रेमेडी मिलेगी। फ्रॉड का मामला है, मिसरिप्रेजेंटेशन का मामला है, रेमेडी मिलेगी। बस फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो पार्टी इनोसेंट है, हाँ रेस्टिट्यूशन ज़रूर होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि मिस्टेक में भी रेमेडी मिलेगी क्या? तो मिस्टेक में आप देखिएगा, मिस्टेक की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, या तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मिस्टेक ऑफ लॉ है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ का भी में भी 2 चीज़ें हैं, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अब सिर्फ एक बार सिर्फ और सिर्फ हम लॉ की बात कर रहे हैं बच्चों, फैक्ट की बात नहीं कर रहे। अब आप इंडिया में हो, इंडियन नेटिव हो, इंडियन सिटीजन हो। अब यहाँ पे आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो, वो माइनर आपसे पैसे लेता है और वापस नहीं करता। अब आप कोर्ट में जा रहे हो कि साहब मेरे पैसे वापस दिलाओ, तो कोर्ट ये कहता है भी एक माइनर है, आपने इसके साथ एग्रीमेंट क्यों किया? तो वहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट क्या है कि साहब मेरे को पता नहीं था कि एक माइनर के साथ एग्रीमेंट करना वॉइड है। इवन आप तो ये कह रहे हो कि साहब मेरे को पता ही नहीं कि ये माइनर है क्या। तो क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि क्या आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप इंडियन हो और आपको इंडिया का लॉ पता ही नहीं है? सोचने वाली बात है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इफ़ देयर इज ए मिस्टेक ऑफ लॉ, इट मीन्स इफ देयर इज ए मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड यू आर इंडियन, देन देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। तो याद रखिएगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ
इज़ नो एक्सक्यूज़। इसका मतलब अगर आपने कल को किसी मामले में ये कह दिया कि साहब हमें तो लॉ ही नहीं पता, तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा, भले ही आप इलिटरेट हो चाहे वेल एजुकेटेड हो। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है हर इंडियन से कि उसको इंडियन लॉ का पता है। तो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट लॉ है, और वो भी लॉ कौन सा, इंडियन लॉ, तो आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। वैलिड है तो वैलिड है, वॉइड है तो वॉइड है। अब आ जाओ भाई, इंडिया में हूँ मैं, तो इंडियन लॉ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे पता है, लेकिन क्या मुझे पूरे वर्ल्ड का लॉ पता होगा क्या? मान लीजिए कि मैंने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवा लिया। एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंडिया में बिजनेस कर रही है, और उसके एजेंट ने जो बातें मुझे बताई वो मैंने मान ली। अब कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो क्या ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है क्या कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के लॉ भी पता होंगे? तो भाई यहाँ पे ये देखिएगा कि कोई भी इंडियन है, हम उससे ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसे इंडियन लॉ पता होंगे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का प्रिंसिपल है यहाँ पे, आणविक सूचना भी मान लेंगे कि पता होंगे उसको। लेकिन अगर आप वी आर टॉकिंग अबाउट ए फॉरेन लॉ, देन इट कैन नॉट बी assumed that you have read or understood all the laws of all the world. It means ये एक्सपेक्ट नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे आपको रेमेडी मिलेगी। यहाँ पे अगर आप ये साबित कर दें कि इस कंपनी का जो एजेंट था उसने मुझे प्रॉपर गाइड नहीं किया, उसने मुझे प्रॉपर लॉ नहीं बताया, तो हमारा कानून आपको रेमेडी प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आप किस जो फैक्ट इन इशू है उससे जो लॉ जुड़ा हुआ है दैट इज़ ए फॉरेन लॉ। तो अब देखिएगा, अगर मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करें और उसमें भी इंडियन लॉ की बात करें तो कोई रेमेडी नहीं है, और अगर फॉरेन लॉ की बात करें तो उसमें आपको रेमेडी मिलेगी, और बिल्कुल उसी तरह से मिलेगी जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मिलेगी। तो इसीलिए बच्चों याद रखिएगा, व्हेन देयर इज ए मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इट विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये आपके काम की बात है। Mistake of foreign law always treated as mistake of fact. It means everybody cannot be expected to have knowledge about each and every law in other countries, relating to other countries. तो ये बात थोड़ा सा आपको समझना है। इंडियन लॉ है तो भैया कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, हम मानते हैं कि आपको पता है। हाँ, फॉरेन लॉ है तो आपको हेल्प मिल सकती है उसी तरह से जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। अब आ जाओ बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। तो मैंने आपको बताया भाई, पार्टीज़ के रिगार्डिंग हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर की क्वांटिटी है, क्वालिटी है, कुछ भी हो सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, कंडीशंस के रिगार्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक यूनिलैटरल मिस्टेक जिसे बोलते हैं एक पक्षीय भूल, और दूसरा बायलैटरल मिस्टेक जिसे बोलते हैं द्विपक्षीय भूल। यहाँ पर भी बच्चों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ दोबारा कि जो इंग्लिश में वर्ड है मिस्टेक, उसका हिंदी में मतलब होता है भूल, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलती शब्द से जो है उच्चारित करते हैं। तो गलती को इंग्लिश में कहा जाता है रॉन्ग, और रॉन्ग और मिस्टेक में बहुत फ़र्क है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यहाँ हमें इसको हिंदी में क्या उच्चारण करना है, भूल, ना कि गलती। चलिए अब हम बात करते हैं, तो जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है यूनिलैटरल और बायलैटरल, एक पक्षीय भूल और द्विपक्षीय भूल। तो मैं एक शॉप पे गया, मैंने उस शॉपकीपर से ये कहा कि यार भाई आप ना मेरे को 1 किलो देसी घी दे दो। उसने कहा जी कोई बात नहीं, 1 किलो उसने देसी घी मुझे दे दिया। अब जो पैकेट उसने मुझे दिया उस पर लिखा हुआ है देसी घी। मैं घर लेके आया, देखा यार उसके अंदर तो देसी घी नहीं था, उसमें तो रिफाइंड था। अब कंपनी का मार्का लगा हुआ है, ब्रांड नेम है, सब कुछ है। मैं वापस उसके पास गया, अब बताओ यहाँ पे क्या उसने जानबूझ के मुझे दिया? वो कहते साहब इस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ जो भूल हुई है क्या वो सिर्फ मुझसे हुई है या दुकानदार से भी हुई है? तो ना तो बात दुकानदार को पता थी ना मुझे पता थी। तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो दोनों से हुई है, इसको हम बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक। तो अंडर सेक्शन 20 बायलैटरल मिस्टेक जो है वो वॉइड होती है। इसका मतलब अगर हम बाहर मैटर सॉर्ट आउट कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए मुझे कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हेन देयर इज ए मिस्टेक ऑन बिहाफ ऑफ द बोथ द पार्टीज इट इज़ कॉल्ड
bilateral mistake and the agreement shall be void. Agreement shall be void. I am not saying contract shall be void. अभी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का क्या चक्कर है ये आपको समझना है। तो आप जो फर्स्ट क्लासेस है जिसमें मैंने लीगल टर्म्स समझाई हैं आप उन क्लासेस को प्रॉपरली देखिएगा। तो दोबारा फिर क्लियर कर रहा हूँ, अगर बायलैटरल मिस्टेक है तो एग्रीमेंट वॉइड। और बायलैटरल मिस्टेक का मतलब आपकी भी भूल और मेरी भी भूल, यानी कि जो दोनों पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की दोनों की भूल है, एक तरह से दोनों इनोसेंट मान लीजिए। अब बच्चों जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपको 2 सेक्शन और यहाँ कवर करने होंगे। एक सेक्शन 13 जो हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में कंसेंट की डेफिनेशन में अंडर सेक्शन 13 पढ़ा। तो सेक्शन 13 जो है वो ये कहता है व्हेन 2 or more persons are agree upon the same thing in the same sense it means they have consented, कि उनकी कोई कंसेंट है, कंसेंसस एड आइडम, याद आ गया। अब अगर मान लीजिए कंसेंट ही नहीं है तो बताओ एग्रीमेंट क्या होगा। भाई कंसेंट तो बेसिक एलिमेंट है ना, अगर कंसेंट ही ना हो तो एग्रीमेंट क्या होगा, ऑब्वियस एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब बताओ क्या सेक्शन 13 में वॉइड लिखा हुआ है, तो वो चीज़ आपको यहाँ अंडर सेक्शन 20 कवर करनी पड़ेगी। इसी तरह से जब हम 56 के अंदर बात करते हैं, 56 के अंदर इम्पॉसिबिलिटी की बात है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है उसके अंदर क्या होता है, द बोथ पार्टीज आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल फैक्ट। एक्चुअल फैक्ट क्या है कि जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म दैट एग्रीमेंट इनिशियल लेवल पे, बट द बोथ पार्टीज आर इनोसेंट। दोनों में से किसी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया, दोनों पार्टीज़ की भूल है, तो वो चीज़ भी आपकी यहाँ रेलेवेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों पार्टीज़ से भूल हो रही है, दोनों पार्टीज़ इनोसेंट हैं, तो आप बायलैटरल मिस्टेक और एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। अब आता है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, या तो आपको सारी बात पता है मेरी भूल हो रही है, या मुझे सारी बातें पता है और आपसे भूल हो रही है, तो दोनों में से एक पार्टी की भूल है, इट इज़ कॉल्ड यूनिलैटरल मिस्टेक। अब यूनिलैटरल मिस्टेक जो है बच्चों, इसके अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं। कैसे? भाई मैं आपके पास आया और मैंने एक घोड़ा ख़रीदा, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई साहब ये घोड़ा कहीं बीमार तो नहीं है, तो आप चुप रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था फ्रॉड के अंदर वेयर देयर इज़ ड्यूटी टू स्पीक साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड, आप चुप हैं। तो इसका मतलब अगर वो मैं घोड़ा लेके आता हूँ, मेरे को तो ये लग रहा है ना कि वो घोड़ा बिल्कुल ओके है, लेकिन आपको पता है कि वो घोड़ा ओके नहीं है, तो मेरी तो भूल हो रही है, आपसे तो भूल नहीं हो रही ना। तो आपने मेरे साथ क्या किया, फ्रॉड किया। या आपको लग रहा है कि वो घोड़ा सही है, लेकिन आप अगर चाहते तो इस चीज़ का पता लगा सकते थे, क्योंकि उसका डॉक्टर जो है वो रोज़ उस घोड़े को चेक करने आता है। तो आपसे कहीं ना कहीं एक मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन मुझसे क्या हुई, सिर्फ भूल हुई। मेरे को लग रहा था कि वो घोड़ा सही है। तो अगर मेरी भूल है पर आपकी भूल नहीं है, आपको सच्चाई पता है, इसका मतलब आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरी भूल है, तो इसको अपन बोलेंगे यूनिलैटरल मिस्टेक। पर आपने क्या किया, मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो मुझे रेमेडी मिलेगी और एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइडेबल। लेकिन भले ही मेरी भूल हो, पर आपने मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, आपने मेरे साथ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि वो एग्रीमेंट वैलिड है, मुझे कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। अब हम इसको एक बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई एक आंटी जो थे वो एक ज्वेलरी शॉप पे गए। ज्वेलरी शॉप के वहाँ एक काउंटर में शोकेस के अंदर एक नेकलेस रखा हुआ था। उन्होंने उस नेकलेस को देखा और उनको लगा कि अरे यार ये नेकलेस कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का होगा। अब पूछने में तो कोई टैक्स लगता नहीं, हालांकि आंटी के पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने पूछ लिया कि मैनेजर साहब ये कितने का है। अब मैनेजर से उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये असली है कि नकली है, सिर्फ ये पूछा ये कितने का है। अब मैनेजर साहब कहते हैं साहब ये तो मैडम सिर्फ 600 का है। अब मैडम ने क्या किया जी, हाथों हाथ अपने पर्स में से 600 निकाले और दे दिए, और घर आ गई, ले आई नेकलेस। घर आके सारी जितनी भी आस पड़ोस में लेडीज़ थी उनको इकट्ठा कर लिया कि देखो आज मैं बहुत अच्छी चीज़ लेके आई हूँ। सब ने बहुत वाई की कि अरे ये तो नेकलेस बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस लेके आए हो। एक आंटी थी सामने रहती थी, वो कहती अरे ये आप भी ले आए क्या।
मैं भी लेके आई हूँ कल, सिर्फ 500 रुपये का। अब ये पहले वाली आंटी जो है इसका दिमाग घूम गया, को हो। अब देखो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, एक्चुअल में वो लेडी उस नेकलेस को असली समझ रही थी, समझिएगा मेरी बात को, जबकि वो नेकलेस क्या था, एक डुप्लीकेट नेकलेस था। अब क्या दुकानदार ने ये कहा क्या ये असली है, दुकानदार ने तो ना असली कहा ना नकली कहा, उसने तो एक प्राइस बता दिया और उस प्राइस में वो ले आई। अब जैसे ही इस आंटी को पता चला कि यार ये तो डुप्लीकेट है, वो भागी उस दुकानदार के पास कि भैया ये पकड़ तेरा नेकलेस और मुझे पैसे दे, मेरे वापस क्या मिलेंगे क्या। तो बच्चों यूनिलैटरल मिस्टेक तो है क्योंकि उस आंटी की भूल है, पर क्या उस आंटी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है क्या, या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट वैलिड है। अब आपको हार रखना पड़ेगा, रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये बच्चों एक बड़ा सिंपल सा पार्ट था कि अगर आप ये प्रूव कर दें कि आपके साथ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है यूनिलैटरल के मामले में, तो आपको रेमेडी मिलेगी एंड इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइडेबल। लेकिन अगर आपकी भूल है, सामने से किसी ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया, देन इट इज़ कॉल्ड वैलिड। इसीलिए बच्चों हमेशा कहा जाता है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टेक ए पार्टी कैन नॉट चैलेंज द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उस पार्टी को कहीं ना कहीं फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन भी प्रूव करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टी, इन अगेंस्ट द अदर पार्टी। तो अब आ जाइएगा, थोड़ा सा आपके सामने ये चार्ट है, हमारे 3 सेक्शन कवर हो रहे हैं, 20, 21, 22। तो बायलैटरल मिस्टेक आपका 20 में आ गया, और इंडियन लॉ की अगर बात करें, जो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है वो आपका 21 में आ गया, और यूनिलैटरल मिस्टेक आपका 22 में आ गया। ये आपके जो विशिएटिंग फैक्टर्स थे फ्री कंसेंट के, कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अब बात करते हैं इनके इफ़ेक्ट की, इनका प्रभाव क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जनरली हम ये बोलते हैं व्हेन देयर इज़ नो फ्री कंसेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल। तो यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 20 को छोड़ दें तो बाकी, चाहे अपन 15 की बात करें, चाहे अपन 16 की बात करें, चाहे 17 की बात करें, चाहे 18 की बात करें, क्या वर्ड आएगा, वॉइडेबल। अब देखिएगा इफेक्ट लिखा हुआ है 19 में, 2 सेक्शन है 19 एंड 19A। तो 19 में ये कहा है कि अगर मामला क्वेश्चन का है, अगर मामला फ्रॉड का है, अगर मामला मिसरिप्रेजेंटेशन का है, तो एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ करेंगे। तो वॉइडेबल के साथ में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आता है, एग्रीमेंट वर्ड नहीं आता। ये चीज़ आपको समझनी है, तो पिछली क्लासेस में आप जाइए, जो लीगल टर्म्स जो मैंने समझा रखी है वहाँ ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और सेक्शन 19A के अंदर सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। इसका मतलब अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मामला है तो वो भी वॉइडेबल होगा। यूँ समझ लीजिए कि वो लिखना भूल गए थे और बाद में उन्होंने 19(1)A में ये चीज़ मेंशन कर दी। इसका मतलब चाहे 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, एग्रीमेंट आपका क्या, कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होएगा, वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होएगा, वॉइडेबल। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि वैलिड और वॉइडेबल का फ़र्क, वॉइड और वॉइडेबल का फ़र्क क्या है। एक तो वैलिड होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, एक वॉइड होता है जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, और एक होता है वॉइडेबल जो एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड। यानी कि अगर मेरे साथ कोई क्वेश्चन हुआ है, अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है, मैं कोर्ट में जाऊं, प्रूव करूं तो मुझे रेमेडी मिलेगी। मैं कोर्ट जाऊं ही ना, और अगर जाऊं पर प्रूव ना कर पाऊं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। पर जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वॉइड हैं, जैसे बायलैटरल मिस्टेक है, तो जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वॉइड हैं उनको हमें कोर्ट से वॉइड डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो देखिए बच्चों ये बड़ा इजी पार्ट था आपका फ्री कंसेंट का। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक बड़ा बेसिक चैप्टर था, आप इसको ध्यान से करिएगा। आप अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केस स्टडीज़ और सेक्शन वाइज जो है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी केस स्टडी हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूँ। और प्लीज़ अपने साथियों से कहिएगा कि इस चैनल को प्रमोट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।